देखो आगे मॉडुलस एंड आर्गूमेंट बताने वाला था। देखो यहाँ पे बात ना करो। मॉडुलस और आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मॉडुलस एंड आर्गूमेंट मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस का काम कौन करता है? यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस को। इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। एक रियल एक्सिस होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। और रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से जो सरफेस बनता है उसको अर्गेंड प्लेन कहते हैं, और इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट होगा P, तो P किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। मान लेते हैं ये P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A प्लस या x प्लस आयोटा बाई को। ठीक है। ये कोई पॉइंट इस टाइप का नहीं होगा। अभी तो बताए थे कल प्लेन, तो कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट ऐसे होता है 2 3 3 7 ऐसे पढ़े थे ना, 9 2 ऐसे पॉइंट होते हैं किसी प्लेन में जो पॉइंट को कंटेन होते हैं। लेकिन अर्गेंड प्लेन में कोई पॉइंट होगा तो किस टाइप का होगा? 2 + 3 आयोटा, 7 + 9 आयोटा, 5 + 6 आयोटा। ठीक है। इस टाइप के पॉइंट होंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई x प्लस आयोटा वाई पॉइंट है। ठीक है। जो उस पॉइंट का नाम P रख लिए। तो P से हम क्या कर दें? रियल एक्सिस में परपेंडिकुलर PM ड्रा करें। ठीक है। और P से क्या करें? इमेजिनरी एक्सिस पर एक PN ड्रा करें। ठीक है। तो क्या है? OP को मिला दें। ठीक है। OP को क्या करें? मिला दिए। तो ओरिजिन से P तक की जो पॉइंट डिस्टेंस होती है वे कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई का क्या? मॉडुलस। ठीक है। मॉडुलस। अब देखो मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं, वे अमिताभ बच्चन को जानते हो ना? अमिताभ बच्चन को सब कोई जानते, पूरी दुनिया जानती है। उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन थे। ठीक है। और वे इंग्लिश के लेक्चरर थे। क्या थे? इंग्लिश के लेक्चरर। तो वे क्या करते थे? इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ जैसे मान लेते हैं जो टाइम बचता है तो कोई किताब इंग्लिश में दी गई तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब काम करने में वे रात को 12 बजे तक बिजी रहते थे। सुबह से लेकर के 6 बजे से या 5 बजे से रात को 12 बजे तक। और पढ़ाने का भी काम करते थे। ठीक है। और पढ़ाने का काम करने के साथ साथ पढ़ाने का काम भी बेहतरीन तरीके से करते थे। अब एक टीचर आदमी कर क्या सकता है? ऐसे न करेगा। अब ये 18 से 20 घंटे जो मेहनत करते थे तो उनका मेहनताना क्या मिला जानते हैं? सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उनके साथ जया बच्चन, उनके साथ 4 बंगला लेकर के ऐश्वर्या राय आ गई। तो मेहनताना का फल मिला कि नहीं मिला? कोई सब्जेक्ट कठिन सरल नहीं होता है। अब जैसे हमारी यदि ऐसा सब्जेक्ट आप चूज करो जिसमें 18 घंटे बिजी रहो, 18 घंटे बिजी रहो। अब आप ले लिए क्या? आर्ट। तो लास्ट में क्या करोगे? सीरीज पढ़ के पास हो जाओगे। तो आपकी कैपेसिटी रोज क्या होगी? रोज लो होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक भतीजी थी। ठीक है। फिजिक्स वाले सर की लड़की। ठीक है। तो वे 12वीं तक मैथ ली थी। फिर IAS बनने का उसका जलवा आ गया कि मैं IAS बनूंगी। ठीक है। तो क्या ले ली? आर्ट लेने के बाद जानते हो क्या करते हैं? पूरे साल मोबाइल में बिजी रहेंगे। लास्ट में जब परीक्षा आएगी तो सूर्या खरीद लेंगे। हाँ, यही करोगे, सब कोई करोगे। यहाँ सूर्य किताब आदि संजय सीरीज परीक्षा अध्ययन जैसे, और उसको गैप में पढ़ के परीक्षा देने चले जाओगे तो आपकी कैपेसिटी लो होगी कि नहीं होगी? अब लिए होते मैथ तो हर संडे टेस्ट भी होता, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी।
कितने घंटे बिजी रहते? 16 घंटे 18 घंटे डेली ना। अब आप जिस लेवल का मेहनत करोगे पढ़ाई करते समय, जितना मेहनत टाइम में लगाओगे, उसके हिसाब से आपका आगे वाली ज़िंदगी होने वाली है। तो ऐसी चीज़ का चूज करो जिसमें आप बहुत बिजी रहो हर समय, 20 घंटे टाइम लगाओ उसमें, ठीक है। यदि आर्ट लेना है तो कहाँ जाओ? दिल्ली में चले जाओ, पहले IAS की कोचिंग अटेंड करो और फिर वहीं से आर्ट सब्जेक्ट लेकर के BA करते रहो। अलग एक साइड में कॉलेज जाना चाहिए BA करने के लिए, एक और IAS की कोचिंग अटेंड करो, तब आर्ट सफिशिएंट है। होम साइंस ले लिए, बैठे हो मोबाइल के सामने या कुछ घर में गप सप करते, तब वो अमिताभ बच्चन के पिताजी जैसी आपकी एक्टिविटी नहीं होगी। उस प्रकार का आप कौन सा काम कर रहे हो जैसे हरिवंश राय बच्चन करते थे? 20-20 घंटे कौन सा काम कर रहे हो? जब काम ही नहीं रहे तो क्या करोगे आप? काम जब नहीं रहे तो करोगे क्या? हैं? जब बिना पढ़े ना वहाँ पे सीरीज से पास होने वाले हो, कोई नहीं पढ़ता तो आप क्यों पढ़ोगे? तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, भूगोल एक लड़का B किया था, क्या किया था? B 12वीं तक मैथ लिया रहा, फिर BE किया, BE में 4 साल लग गया होगा, ठीक है। B करने के बाद पहले प्रयास में IAS क्लियर, और सब्जेक्ट भूगोल सब्जेक्ट लिया। क्यों? B करने से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, तब ये भूगोल क्या है, कोई सब्जेक्ट पूरी 3 महीने में पढ़ के तैयार कर रख दिया पूरा। वो बोला कि हम 5 साल का पेपर इकट्ठा किया, रट के, और उस कॉपी को चेक कराए उनसे एक्सपर्ट लोगों को, जो भूगोल के व्याख्याता हैं, उनसे कॉपी चेक करवाए, ठीक है। 10 साल का पेपर IAS का ले लिए और उसको रट के और फिर लिख के और उन कॉपी उनसे चेक करवाए, हमको कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। फिर तो हमको इस बात का, जब रट के हम क्वेश्चन परीक्षा दिए तो हमको ये पता चला कि 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो हम 90% टाइम वहाँ डालें जहाँ से 90% क्वेश्चन आते हैं। यदि हम रट के परीक्षा ना देते तो हम 90% टाइम वहाँ डालते जहाँ से 10% क्वेश्चन आते, तो हमारी मेहनत तो खूब रहती, लेकिन रिजल्ट ऐसे 10 साल तक लगे रहते हम भी। फिर कहते कि अब घूस चलता है इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तब मेहनत करने की आप कैपेसिटी अपनी बढ़ाओ, तो 20 घंटे और 19 घंटे 18 घंटे डेली बिजी रहो, ऐसा काम चूज करो। ऐसा काम चूज ना करो 2 घंटे पढ़ना पड़े और बाकी समय आप घर में बैठे रहो, ठीक है। यही हकीकत है, उसी से ज़िंदगी बनती है, उसी से भाग बनता है, उसी से लक बनता है, ठीक है। पिताजी उनके ऐसे बिजी ना रहते 20 घंटे, तो अमिताभ बच्चन कभी बनबे ना करता उस लेवल का कि पूरे दुनिया में फेमस हो जाता, कहीं नौकरी करता किसी स्कूल में, ठीक है। तो उस लेवल का आप ऐसा कौन सी काम करना शुरू कर दिए आज से, जो हरिवंश राय बच्चन कर रहा था। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में वे करते हो तो आगे काम प्रकृति करती है। आपके कंट्रोल में क्या है, उनके कंट्रोल में क्या था? वे थोड़ी जानते थे कि मेरा लड़का सुपरस्टार हो जाएगा, फिर पतोह जो आएगी, मेरी तो बहू आएगी तो ऐश्वर्या राय आएगी 4-4 बंगला लेकर के, अरबों रुपए की संपत्ति, जानते थे क्या? लेकिन उनके कंट्रोल में क्या था? सुबह 5 से लेकर रात 12 बजे तक काम में बिजी रहना उनके कंट्रोल में था। तो भाग किससे बना? उस मेहनत से बना कि नहीं बना? कोई ना कोई कीमत अवश्य चुकाता है, तभी कोई चमत्कार आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ करो, हर समय लिखते रहो और रोज़ हिसाब किताब लगाओ कि आज 20 घंटे हम काम कर सकते थे, कितने घंटे आज किए, लिखो ना। कितने घंटे फिजिक्स पढ़े आज, कितने घंटे मैथ पढ़े, इसलिए कमज़ोर कितने क्यों हो? क्यों हिसाब किताब लगाते नहीं हो। कहते हिसाब किताब लगाओगे तो आपको बहुत अपने ना आपको घृणा हो जाएगी, इसलिए हिसाब किताब नहीं लगाते कुछ लोग। उनको लगेगा पता चले कि हम ट्यूशन चले गए और स्कूल चले गए, बस स्कूल चले गए ट्यूशन चले गए। 99% लोग ऐसे नहीं करते हैं, स्कूल चले जाएंगे, सब विषय के ट्यूशन चले जाएंगे, सो जाएंगे, चुपचाप उठेंगे, दूसरे दिन रफ ढूंढ के चले जाएंगे पूरी ट्यूशन, इसके अलावा कुछ करते नहीं हैं। और जो स्कूल टाइम ट्यूशन के टाइम को छोड़ के 11 घंटे डेली पढ़ता है, वे आता है, उसका रिजल्ट आएगा 99%, 97%, 96%। स्कूल टाइम और ट्यूशन टाइम को छोड़ के 10 से 11, 9 से 11 घंटे आप एक ऐसे मैनेजमेंट करोगे आप जानो, ठीक है। ये नहीं है कि आप कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, उसी टाइम में 24 घंटे में लोग 99% रिजल्ट आते हैं, और उसी 24 घंटे में कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता सर जी, स्कूल चले जाते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, टाइम ही नहीं बचता तो क्या पढ़ें। और उसी 24 घंटे में वे लोग 99% रिजल्ट भी लाते हैं, ठीक है। तो कमी कहाँ है?
मैनेजमेंट में ना कमी है, ठीक है। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो किसके अंदर कमी है? हमारे अंदर कमी है, ठीक है। अब मान लो आपको इस लेबर का काम करना है, कौन सपोर्ट करेगा आपको? घर के सदस्य करेंगे। 20 घंटे करने की मेहनत वो जैसा किए होंगे वैसे आपको करने के लिए प्रमोट करेंगे, ठीक है। जैसा वे करते होंगे वही आप करने के लिए प्रमोट करेंगे। इसलिए स्पष्ट लोगों को सलाह लो उस फील्ड में। जैसे आचार्य प्रशांत को सुनो आप, ठीक है, वो IAS क्लियर हुआ था, अब इस समय लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ठीक है ना। उसको आप सुनोगे तो आपको जी तोड़ मेहनत करोगे। अब बाकी बाबा साहब को ना सुनो, भागवत कथा इत्यादि, वे तो आपको फुला फुला के बात करेंगे, ठीक है, जैसा आप चाहते हो, ठीक है। तो वही कहता है कि यदि आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में एक्सपर्ट लोगों की सुनो, घर के लोगों की ना सुनो। घर के लोग आपको आलसी बनाएंगे, ठीक है, अपने जैसे आपको भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लिखो लेट x प्लस आयोटा बाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर which represent a point P on the complex plane, ठीक है। ड्रा लिखो ज्वाइन OP और लेट OP इज इक्वल टू R, then length of OP is called modulus of complex number, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये यहाँ पे लिख लेना z इज इक्वल टू, है ना, z इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा बाई, ठीक है। देन लेंथ ऑफ OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इट इज डिनोटेड बाई mod of z and defined as follows। किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? ऐसे देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है s बाई, तो s बाई का ऑर्डर पेयर लिखोगे तो s कामा बाई लिख देते हैं, ये इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जैसे मान लो जब यहाँ से पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये s डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी बाई। तो यहाँ पे OP क्या है? हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर कि नहीं, PGT से। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, OM का स्क्वायर प्लस AMP का स्क्वायर, PGT से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो OP के स्थान पे क्या लिख दो, R स्क्वायर, OM का स्क्वायर तो S स्क्वायर, PM के स्थान पे बाई स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ऐसे यही क्या है, मॉडुलस है, क्योंकि मॉडुलस को मॉड ऑफ z से अथवा R से डिनोट करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मॉड ऑफ z, ठीक है। तो ये आ गया मॉडुलस निकालने का। रूट में क्या लिखेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, x है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा y, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ऑफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। डिफाइंड एज फॉलोज,
कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट P ऑन लिखे हैं P हाँ, ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट P को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वाली लाइन आई कि नहीं देखते हैं। R = √(x² + y²। ठीक है ना, तो ये मॉडुलस आ गया। ये लाइन नहीं दिखती था, यहाँ लिखे देते दिस इम्प्लाइज R = √(x² + y²। इसी को कहते हैं मॉड ऑफ Z। कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर Z का क्या कहलाएगा, ये मॉडुलस। ठीक है, अब आर्गूमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, आर्गूमेंट OP के द्वारा, देखो OP के द्वारा रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको आर्गूमेंट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो पॉइंट है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या आर्गूमेंट निकालना है, तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से मिलाने वाली लाइन रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। क्या कहेंगे, आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा निकालने के लिए यदि आप दो साइड पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा = इन राइट ट्रायंगल OMP, इन राइट ट्रायंगल OMP। तो क्या लिखोगे, tan थीटा लिखोगे PM/OM। tan थीटा PM क्या है, y/x। तो थीटा होगा tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x। थीटा tan इनवर्स y/x। ठीक है, tan को उधर ले जाओगे तो 1/tan आएगा, 1/tan को ऊपर ले गए तो y/x। ठीक है, संजय गांधी कॉलेज में एक राजकुमार सोनी सर थे, ठीक है, प्रोफेसर। ठीक है, वे भी PSC निकाले हैं तो आर्ट सब्जेक्ट लेकर के, लेकिन मैथ से MSc किए थे। कॉलेज में प्रोफेसर थे तो क्या पढ़े थे, MSc किए थे, MSc वालों को पढ़ाते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें खूब मेहनत करना पड़े। हाँ, आप जिससे मेहनत करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे तो खूब मेहनत करोगे, कि वो आर्ट लेकर हिस्ट्री पढ़ना है तो खूब मेहनत करोगे। बताओ किसमें मेहनत करोगे, कॉमर्स में मैथ रहती है, विलोपन प्रतिस्थापन भी, जो आप 10वीं 5वीं 6वीं में पढ़े हो, तो उसमें आप एक्स्ट्रा क्या सीखोगे। हम प्रमोट नहीं करते हैं आपको, हम ये बता रहे हैं ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें 18 घंटे बिजी रहो, चाहे जो सब्जेक्ट लो। पर यहाँ पॉसिबल नहीं है मैथ के अलावा सीधी में। कहीं आप बाहर जाओगे तब मेहनत करोगे, हो सकता है कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ठीक है, और राजस्थान की यूनिवर्सिटी, राजस्थान में चले जाओ कहीं पे, ठीक है, दिल्ली चले जाओ, तब फिर आप इस प्रकार का मेहनत कर पाओगे। यहाँ सीधी में रहोगे तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि अन्य सब्जेक्ट लेकर के और बिजी रहो। क्या BHU यहाँ पे बनारस में है, ठीक है, तो ऐसे स्थान पे जाके आप इस सब्जेक्ट को लो तो मेहनत करोगे यहाँ। और यहाँ रहेंगे तो हो गया ड्रीमें भर रहेंगे। IAS करेंगे, कोई कहेगा कि हम B.Ed करेंगे तो उनको कीड़ा मकोड़ा समझोगे, सिर्फ सोच भर लिए कि हम IAS करेंगे तो उनको किसी को तुच्छ समझोगे। लास्ट तक में BA में करते थे हम, शादी हो गई, चले गए वहाँ ससुराल, हो गया IAS। तब तक कीड़ों मकोड़े समझते थे सबको, तो ड्रीमें भर बनाए थे। और बिजी कितने रहते, 12 घंटे मोबाइले में, बिजी मोबाइल में 12 घंटे हैं। ड्रीम बना है IAS करने का, सब्जेक्ट लिए हैं भूगोल और इतिहास, जो लोग IAS वाले लिए रहते हैं। अब पढ़ेंगे क्या, सूर्या सीरीज, ठीक है। और कोई बोलेगा कि हमको शिक्षाकर्मी बनना है, टीचर बनना है, तो कहेंगे ये बनोगी तुम, जब तक वो IAS बन चुके हो, ऐसा सोचेंगे। बट ड्रीम वाले ऐसे नहीं करते हैं, 99% लोग ऐसे करते हैं। मैथ लेकर तुम करोगी क्या, ऐसे बोलेंगे, हैं क्या करोगी, हम तो IAS करेंगे।
8 ले रहे हैं। हमारे स्कूल में 11 से 35 लोग। हाँ, और बहुत सारे लोग हम देखते हैं ना ऐसे नहीं करते हैं। इसमें 0 है, आर्ट्स में 8 में मैं 35। इस बार हमारे 8 में 7 लोग हैं। पिछली बार 30-40 लोग हैं। और सारे 30 बंदे फेल हो गए। हाँ चल, हेलो सर, जो प्रिंसिपल हम कहते हैं ये नहीं मैथ में जो पढ़े कोई तो एंड है वगैरह नहीं बोलते हैं। हाँ चलो देखो, हो गया ना। अब देखो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालते हैं। अब देखो नोट फर्स्ट, ये अब एक क्वेश्चन बता देते फिर बताते हैं नोट्स। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नंबर ए लिख लो 1 प्लस आयोटा और नंबर बी लिख लो √3 प्लस आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चन पहले समझो, फिर हम विशेष टाइप बताते हैं। ठीक है ना। अभी आपको जो रूल बताया उस रूल से जोड़ते हैं आपको। नंबर ए, गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 प्लस आयोटा। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ mod of z = a प्लस आयोटा b, वी गेट, या s प्लस आयोटा b लिख लेते हैं, s प्लस आयोटा y, वी गेट। तो s = देखो यहाँ रियल पार्ट क्या है और यहाँ रियल पार्ट x है, तो s = 1 हो गया। यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट y है, यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1 है। इसका मतलब क्या होगा? s = 1 और y = 1। तो मॉडुलस का क्या फार्मूला अभी प्रूव किए हैं? मॉडुलस मॉड ऑफ z अथवा r = क्या फार्मूला निकाले हैं? √(x² + y², यही ना। तो मॉड ऑफ z = क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z = क्या होगा? √2। क्या हो गया? √2। आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z को लिखते हैं ARG, z। अब क्या लिखोगे? tan इनवर्स, क्या बताए हैं? y/x। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z जिसको थीटा भी लिखते हैं, थीटा = tan इनवर्स, y की वैल्यू क्या है? 1 है, s की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1/1 है। तो थीटा = क्या लिख दिए? tan इनवर्स। 1 tan में किसका मान होता है? 1 tan में किसका मान होता है? 45 का। tan 45 का ना मान होता है। तो tan इनवर्स से tan कट गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया? 45 को रेडियन में चेंज करो, तो π/180, 45 चौको, तो क्या आ गया? π/4 रेडियन। ये आ गया आर्गुमेंट। इसको कहते हैं मापांक, इसको कहते हैं कोणांक हिंदी में। ठीक है, tan इनवर्स लिखे 1 के स्थान पर tan 45, tan इनवर्स कहीं पे a इनवर्स a रहेगा तो क्या करोगे? 1/a × a करोगे तो a कटिन ना जाएगा, तो 1 ना बच गया। तो tan इनवर्स का मतलब क्या हुआ? 1/tan। तो करना नहीं है ऐसे,
हटा देते हैं, ये नहीं कि आप करके दिखा दो, संख्याओं में ऐसा करते हैं। tan इनवर्स तो समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि 1/10 और ये 10 तो 10 कट गया। जैसे यहाँ पे a इनवर्स a है तो a इनवर्स का मतलब 1/a ना होता है। इसी प्रकार यहाँ tan इनवर्स 10 है तो हट गया तो 45 नंबर बचा। अब इसको रेडियन में चेंज कर दिए तो π/4 क्या आ गया इसका आर्गूमेंट। हेंस मॉडुलस, हेंस मॉडुलस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √2 और आर्गूमेंट को लिख देते हैं ARG और यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4 रेडियन। ये मॉडुलस आर्गूमेंट आ गया, मॉडुलस और आर्गूमेंट आ गया। ठीक है, π/4 रेडियन। अमेरिका में एक नेपोलियन नाम का सैनिक था, ठीक है, पहले राजा महाराजा होते थे, ठीक है। तो वे युद्ध लड़ने के लिए जब जाता था किसी देश में जल जहाज से, तो वहाँ जब पहुँच जाता था तो वे जल को जला देता था फिर जहाज को, ताकि हम युद्ध को जीतेंगे या कि मर जाएंगे, लौटने का चांस न रहे, लौटने का चांस न रहे। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये मान के चलो कि 10वीं की मैथ है पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि ऑप्शन को देखने लगो। ऑप्शन को देखोगे तब तो पढ़ ही ना पाओगे, ठीक है। ऑप्शन जब देखने लगोगे तो ये किसी को अब नहीं पढ़ पाओगे। फिर एक जो अब किसी के कहने पर नहीं ऐसा करो, अपने से करो जो करना चाहते हो तो, ठीक है। नहीं तो कोई किसी के कहने पर कहोगे और उसमें जब असफल होगे तो उनको दोष किसको दोगे? जिसके कहने से आप करोगे, कहोगे तो आप ही तो बोल रहे थे तो हम तो नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। अब अपने से जब लिए होगा तो दोष किसको दोगे? फिर अपने आप को, तो उसमें सुधार करोगे। और उसे अपना दोष किसके ऊपर मढ़ दोगे? आप तो बोल रहे थे कि ले लो तो हम ले लिए, इसके जिम्मेवार आप हो, ठीक है। तो जो डिसीजन आप लो तो खुद डिसीजन लो, किसी से कहने से ना लो, क्योंकि उसी से फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोष अपने ऊपर जब लगाओगे, और ये भी बात है, जब कुछ आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए क्या हो, अच्छा हो, तो उसका श्रेय किसी दूसरे को सौंपो। जैसे मोदी जी क्या बोलते हैं, 130 करोड़ देशवासी, कभी ये नहीं कहते कि मैंने ऐसा किया, कहते हैं कभी टॉप के लोग जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं हम लोग कहते हैं कि हाँ मैं खूब मेहनत किए। जैसे मान लो खूब अच्छा रिजल्ट आ गया आपका, 99% रिजल्ट आया, तो क्या कहोगे? आपके स्कूल में जो पढ़ाने वाले सारे हैं, भले उनका कोई यहाँ ना हो, पर कहोगे आपकी वजह से इतना आ पाया, ठीक है। अब कोई लड़का फेल हो गया, तो फेल हो गया तो ये ना बोलो कि हम सर जी की वजह से फेल हो गए। फेल जब हो गए तो बोलो ये इसमें मेरी कमी थी, ठीक है। भले चाहे सरे की कमी हो, पर उसमें क्या दोस्त लो, उसमें मेरी कमी थी। अच्छा हो तो उसका श्रेय दूसरों को सौंपो, मम्मी पापा को सौंप दो, आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों के संस्कार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया, ठीक है। और यदि आपके साथ बुरा हो तो उसका श्रेय उसका कहने का मतलब उसकी कमी अपने ऊपर ले आओ, ये सीक्रेट है, ठीक है। लिख लिया इसको। अब देखो बी नंबर, गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, ठीक है। कंपेयर गिवन कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी हैव टू फाइंड, लिखो देन वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, मॉडुलस and argument of complex number, ठीक है। अब देखो कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ
कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ, किससे करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वी गेट, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो मॉडुलस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताए हैं, √x² प्लस वाई स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 + 1, तो √4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब क्या लिखोगे, आर्गूमेंट ऑफ z, तो क्या लिखते हैं tan इनवर्स y/s ना फार्मूला है, इसको थीटा भी लिखते हैं, तो tan इनवर्स y के स्थान पे क्या लिख दो 1, s के स्थान पे क्या लिख दो √3, और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू है 30 की, किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स तो लिखोगे ही और tan 30 लिख दोगे, tan इनवर्स tan कट गया, तो इम्प्लाइज क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो क्या करोगे π/180, 36 जा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या है π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो किताब वाले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो अब इसी जो क्वेश्चन अभी हम बताए z इज इक्वल टू, सुनो z इज इक्वल टू ये बताए √3 प्लस आयोटा, ये वाला बताए ना अभी, तो इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं और सेकंड मेथड हर एक क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कंटेन था। अब हम क्या एक इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बताते हैं, वही तरीका हमेशा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा। ठीक है, फिर क्या, हाँ सेकंड मेथड है उसी प्रकार के थोड़ा सा, तो यहाँ पे सेकंड मेथड में क्या करेंगे, कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ x प्लस आयोटा वाई, यह थोड़ा इसको मिटा लो, ऐसे लिखो लेट √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे r लिखो और ब्रैकेट के अंदर लिख लो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे क्या लिखोगे √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r लिख लो और यहाँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r मॉडुलस है, थीटा आर्गूमेंट है। ठीक है, हमेशा इसी को लिखा करोगे, है ना, इसी को कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। कल पोलर कोऑर्डिनेट बताए थे ना, r और थीटा के रूप में जो होता है उसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर r और थीटा के फॉर्म में लिखा गया था। r क्या है मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर इसका, और थीटा क्या है आर्गूमेंट, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म, इसी को बोलते हैं मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इसको क्या लिख सकते हैं √3 और प्लस आयोटा, r के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा r cos थीटा फिर आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिसमें आयोटा नहीं लगा रहता उसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट। देखो जिसमें आयोटा नहीं लगा रहता उसको रियल पार्ट कहते हैं, और जिसमें आयोटा लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट।
तो क्या करेंगे, कंपेयर बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, √3 है, और राइट हैंड साइड में r cos थीटा। तो क्या होगा, √3 इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है। और देखो यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1। यहाँ देखो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, r sin थीटा। तो r sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक है। अब ये क्या होगा, इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग। एक बार हम क्या करेंगे, थीटा का इलिमिनेशन करेंगे। इलिमिनेशन करने का मतलब कि थीटा को हटाएंगे तो आर का मान मिल जाएगा, आर। हाँ, इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, यदि हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर दें, अच्छा 1 इज इक्वल टू लिख लेते हैं, या कि 1 इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड। तो देखो यहाँ पे यदि हम इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, थीटा का एलिमिनेशन हो जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, वी गेट। तो यहाँ देखो क्या होगा, ये √3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 का स्क्वायर, और इधर क्या होगा r cos थीटा का स्क्वायर, और इधर क्या होगा r sin थीटा का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर करके ऐड किया, राइट हैंड साइड के स्क्वायर करके ऐड किए। अब यहाँ √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या लिख दोगे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो 3 और 1 क्या होगा 4, r स्क्वायर कॉमन, ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर गुणे 1। तो थीटा का अस्तित्व खत्म हो गया कि नहीं, इलिमिनेशन हो गया थीटा का। तब यहाँ पे √4 इज इक्वल टू होगा r, तो 2 इज इक्वल टू होगा r, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, और r ही मॉडुलस है, r ही क्या है, इसका मतलब मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 आ तो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू कैसे आ सकती है, यदि हम इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दें सेकंड से, r sin थीटा बटे r cos थीटा करेंगे तो r का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगा, थीटा ही आर्गूमेंट है, थीटा ही क्या है, आर्गूमेंट। तो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई सेकंड। तो क्या होगा, यानी इसके क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसके लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो 1/√3, और यहाँ क्या होगा r sin थीटा बटे क्या लिख दोगे r cos थीटा, r कट गया। तो यहाँ थीटा का अस्तित्व खत्म हुआ था, यहाँ r का अस्तित्व खत्म हो रहा है। इसका मतलब यहाँ थीटा का विलोपन हो रहा था, यहाँ r का विलोपन हो रहा है। ठीक है। तो 1/√3 आ गया, और ये क्या हुआ sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा होता है ना, और 1/√3 किसका मान है, tan में, tan 30 का, किसका मान है, tan 30 का। तो बराबर क्या होगा tan थीटा, तो tan दोनों साइड से हटा दो तो 30 अंश बराबर क्या हुआ थीटा। ठीक है। तो थीटा बराबर 30 अंश, और 30 अंश को ही क्या लिख सकते हैं, रेडियन में चेंज करोगे तो π/180, 36 जा, तो दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया π/6 रेडियन। तो ये क्या आ गया, ये मॉडुलस आ गया। आर्गूमेंट देखो, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/6,
रेडियन, और मॉडुलस r इज इक्वल टू क्या हुआ, √2। ठीक है, अब r और थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, r और थीटा की वैल्यू, r की वैल्यू यहाँ रख दो, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस आर्गूमेंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको कहेंगे हम, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ गया, √3 अब प्लस आयोटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ, r के स्थान पे, r के स्थान पे √2 लिख देंगे ना, और फिर कास ये π/6 है, और आयोटा साइन π/6 है। दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ, दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, √3 प्लस आयोटा। जब 11वीं क्लास में मैं आया था पहली बार, तो वहाँ रामचंद्र द्विवेदी पढ़ा रहे थे, तो हमको 15 दिन तक कुछ समझ में नहीं आया था। जब कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किए तब समझ में आया। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहे थे रेंज, डोमेन, कोडोमेन, रिलेशन, कोरिलेशन, ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आता था, लगता था कि ये फालतू में मैथ ले लिए, हमको भी ऐसे, ठीक है, क्यों लगता था कि मैथ में रहेगा क्या, कि कठिन रहे कुछ, जबकि हम 10th पढ़ते थे, 10th पढ़ाते भी थे 3 लड़कों को, फिर भी वो कुछ समझ में नहीं आया था, वो ऊपर जा रहा था। जब फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना शुरू किए, क्योंकि बीच में पहुँचे थे ठीक है, तो ऐसे लगता है शुरू में आदमी को क्या बहुत कठिन है, ना बन पाएगा, ठीक है। और उसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं। अब इसमें 2-3 गिने चुने हर एक चैप्टर में फार्मूले रहते हैं, 3-4 ठो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नहीं, कठिन नहीं है। अभी से जब ट्रिग्नोमेट्री देख करके ना डिसीजन लिया करो कि बहुत कठिन है मैथ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पर वो ज़रूरी है आगे पढ़ने के लिए, फार्मूला इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। बायो क्या है, बायो में रटने वाले लोग लेते हैं, बिना दिमाग वाले हैं। अब आपकी इमेज कहीं पे जाओगे इंदौर भोपाल में, मैथ से PSC किए हो कि बायो से किए हो, तो कहाँ में जा रहे थे, क्लासों में भी सेक्शन A होगा, सेक्शन B होगा, बायो वाला एक ही सेक्शन है, एक ही में बायो वाले बैठते हैं, मैथ वाले भी। हाँ, तो मैथ वाला सेक्शन A होगा और सेक्शन B होगा, बायो होगा। हाँ, और मैथ ग्रुप का हाई स्टैंडर्ड लोड। हाँ, तो बैठ में सब रखना पड़ेगा, अब नाम है ना रात कर पाओगे, कीड़ा मकोड़ा काटो, जोड़ो, पता नहीं क्या क्या करना। हमको नहीं पता नहीं क्या है, हमको मैथ पसंद था, आपको जो पसंद हो पढ़ो। अब मेढक को काटो जोड़ो, हमसे बेहतर ये फार्मूला याद करो, क्वेश्चन सॉल्व करो।